नंबर लिखना जब आप इसको ड्राफ्ट कर लोगे, कोर्ट का काम होता है कि कौन सा वो नंबर देगी। इन द मैटर ऑफ का मतलब क्या होता है कि भाई किस किस के बीच में विवाद हो। मान लो एक्स लड़ रहा है, मान लो आपका पड़ोसी है दूसरे पड़ोसी से लड़ रहा है, या आपका पड़ोसी लड़ रहा है LIC कंपनी या मान लो कोई भी कंपनी से, तो जिसने केस फाइल किया वो उसकी फीस का नाम लिखा जाएगा, जिससे अगेंस्ट केस फाइल है फिर उसका नाम यहाँ नीचे लिखा जाएगा। वर्सेस का मतलब होता है कि दोनों के बीच में। इंडेक्स का मतलब होता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करने वाले हो। देखो, अर्जेंट एप्लीकेशन, नोटिस ऑफ मोशन, मेमो ऑफ पार्टी, लिस्ट ऑफ डेट इवेंट, ये तो 4 मेन होते ही हैं, ये तो हर केस में लगे लगेंगे। यदि आप कंटेम्प्ट पिटीशन की डाल रहे हो तो उसमें ये अंडर सेक्शन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। फिर जो भी आप अपने दस्तावेज मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है अपने फेवर में लगा रहे हो फिर वो लगेंगे, जैसे कि इसमें अनेक्सर P1 P2 से करके लगाए हुए हैं। फिर जो लगते हैं हमारे जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो वकालतनामा, यदि आप एडवोकेट के थ्रू फाइल कराते हो तो वकालतनामा, यदि आप अपने आप खुद केस फाइल कर रहे हो तो उसमें वकालतनामा की नीड नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन फाइलिंग, अब जैसे कि आपने मान लो अपना किसी से ड्राफ्ट करा लिया, फाइलिंग करवा लिया, तो जो पूरे केस के लिए तो आपको वकील हायर नहीं कर रहे ना, तो आपको वकालतनामा की नीड नहीं है। आपको सिर्फ अपने जो फाइल करने के लिए एडवोकेट की हेल्प ली थी तो उसके लिए आपको वकालतनामा की जरूरत नहीं है, आप अपना केस भी खुद भी लड़ सकते हो। हाँ, इसमें लिखा एप्लीकेशन अंडर सेक्शन CR482 CRPC फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ अनेक्सर अलॉन्ग विद एफिडेविट। ठीक है, तो ये जो भी इसमें दस्तावेज थे, जो भी डॉक्यूमेंट थे वो लगा दिए गए हैं। और फिर जो भी जिस भी पेज पे आएंगे उसके पेज के नंबर के हिसाब से आपको पेज नंबरिंग करनी है। जैसे अर्जेंट एप्लीकेशन नंबर 1 नोट 2 पे आई थी तो हम यहाँ लिखेंगे 1 और 2। और मान लो ये जो है नोटिस ऑफ नोशन मान लो 3 नंबर पे आया, और ये सिर्फ इसमें जो है पार्टी ज़्यादा है तो जिसके कारण वो क्या आ गया 4 to 9 आ गया। स्पोर्ट इतनी ज़्यादा पार्टी है कि 4 to 9 लेना पड़ा। लेट डेट इवेंट हमारा मान लो 20 पेज 10 पेज का हो तो 23। इस तरीके से आपको पेज नंबरिंग करते जाना ताकि आपका पेज जो भी जहाँ पे भी हो कोर्ट को पता चलेगी, जो भी उनके स्टाफ है उनको पता चलेगी कि हाँ कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। अब ये हो गया हमारा इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आता है हमारा फिर क्या आता है अर्जेंट एप्लीकेशन, जिसके बारे में हम सुबह यहाँ ऊपर बात करते हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन पहले नंबर पे। अर्जेंट एप्लीकेशन में लगता क्या है, देखो ये तो आपकी जो है ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो ऊपर था आपका ये वहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो भी पार्टी थी जो भी ये नंबर था ये आ जाएगा। अर्जेंट एप्लीकेशन में क्या होगा कि जिसको हम भेज रहे हैं इसमें टू द रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल सर काइंडली ट्रीट द अकम्पनिंग कंटेम्प्ट पिटीशन एज इन अर्जेंट वन एज पर हाई कोर्ट रूल्स। इस तरीके से लिखा जाता है द ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, द कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल्ड इन व्यू ऑफ डेलिबरेट एंड कंटेम्पियस वायलेशन ब्रीच ऑफ द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर ब्रीच हो, जो कि इस तारीख को हुआ था, पास बाय भी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा हुआ था, जो कि साहिल जैन वाले अपनी LD जो मतलब अपने प्रिंसिपल जज थे फैमिली कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हजारी कोर्ट में दिल्ली में हुआ था, जिसका नंबर ये था। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो टाइटल इसमें जो भी था टाइटल क्या है, जैसे अंकित कुमार वर्सेस एंड ये जो थी मेनका। ठीक है, तो ये थी, तो उसमें ये जो केस था उसमें क्या था भाई कि भी जो ये टीचरी कोर्ट में हुआ था उसके ठीक है उसका ये पालन नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम क्या डाल रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं। अब जैसे कि इसमें नाम अनामिका है, ये मेनका नहीं है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पार्टी के नाम लिखने हैं। फिर नोट, फिर ये जैसे दोबारा से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये वाला, तो ये थ्रू जब लिखना है, थ्रू जब आप किसी एडवोकेट के थ्रू लिख रहे हो तो वो अपना नाम लिखेगा, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना एड्रेस, तो ये होता है। अब जैसे कि नोटिस ऑफ नोशन में क्या होगा भाई, जैसे ये ऊपर की लाइन है तो ये लगभग सेम रहेंगे। रिस्पोंडेंट अपनी डिटेल लिखेगा, रिस्पोंडेंट इसमें क्या नोटिस ऑफ नोशन, नोशन क्या है भाई जो इसमें जो ये पिटिशनर हैं, पिटिशनर जो भी हैं इसमें ये, ठीक है, वो क्या कर रही है भाई, जिसका नाम अनामिका है, जो उनका फादर नेम है वो अपना डॉटर ऑफ जिसकी है, जो भी उनका पता है, ठीक है, उनका वो मोबाइल नंबर इसमें लिखा। मैडम प्लीज टेक नोटिस दैट द अकम्पनिंग पिटिशन इज बीइंग फाइल्ड ऑन, इस डेट को फाइल होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ठीक है, बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सेम इज लाइकली टू कम अप। भाई आप आइएगा बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, 6 तारीख को आइएगा क्योंकि आपकी हियरिंग डेट है, और एनी अदर डेट सब्सिक्वेंट देयर टू, जो भी आगे अदर जो डेट होंगी, एज पर कन्वीनियंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की जो भी नियम है उनके साथ आप आइएगा। तो ये पिटिशनर को भी उन्होंने एक नोटिस ऑफ नोशन दिया है। ठीक है, तो यह पिटिशनर कौन है, अंकित कुमार है, अनामिका यहाँ पे रिस्पोंडेंट है। तो ये जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसको नोटिस ऑफ नोशन जाएगा। नोटिस ऑफ नोशन का मतलब ये होता है कि भाई जिससे हमने क्लास केस फाइल किया है उसको हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने केस में आप भी आइएगा,
कि हमने आपको भी भिजवा दिया चिट्ठी वगैरह कि कभी आप ये ना कह सके बाद में कि हमें तो दस्तावेज मिला ही नहीं था, ये है वो है। ठीक है, अब इन द हाई कोर्ट दोबारा से ये कहेगा मेमो पार्टी। मेमो पार्टी का मतलब होता है कौन कौन से, जैसे मान लो एक्स का केस चल रहा है, वाई जेड जो भी है जितने भी बनते हैं, तो जैसे मान लो ये रिस्पोंडेंट ज़्यादा तो रिस्पोंडेंट की पूरी डिटेल आएगी, जितने नंबर 1 नंबर 2 रिस्पोंडेंट, यदि सिर्फ एक रिस्पोंडेंट जैसे यहाँ पे है तो एक बंदे की, तो यहाँ अपना नाम लिखना होता है, फिर ये जिस मतलब जैसे कि रिस्पोंडेंट किसका बेटा है, फिर उसका एड्रेस पूरा विद पिन कोड। अब वर्सेज जैसे कि इसमें अनामिका है, अनामिका फिर वो भाई किसकी पत्नी थी, किसकी बेटी है, इसका पूरा एड्रेस विद पिन कोड है, होम नंबर। अब जिसमें क्या कंटेम्प्ट पिटीशन, वे कंटेम्प्ट पिटीशन कौन सी लगाई है, अंडर सेक्शन 10 और 12 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट रीड with Article 215 of the Constitution of India for punishing the respondent in view of deliberate and contemptuous violation breach of order dated, जो ये डेट था पास हुए जो ऑर्डर अपने साहिल जैन की जो अपनी कोर्ट थी प्रिंसिपल जज की, ठीक है, फैमिली कोर्ट के जो डिस्ट्रिक्ट अपने टीचर जारी के हैं, तो उसमें ये मतलब पास हुआ था ऑर्डर। लेकिन इन द पिटिशन फॉर डिजोलेशन, भाई जो ये पिटिशन थी मैरिज को डिजोल्व कर दिया जाए बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो ये तलाक हो रहा था अंडर सेक्शन बी of the Hindu Marriage Act 1955 नंबर 25 of 55। ठीक है, तो जैसे इसमें बोल रहा है कि भाई नंबर कौन सा था, 25 of 55 का ये था, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 13B का 1 का, इसमें ये मतलब एज अमेंडेड बाय द अमेंडेड लॉ एक्ट 1976 इन द, जो ये केस नंबर ये बता रहा है, फिर टाइटल भी बता रहा है कि भाई किसके वर्सेस ये किसके केस था। ठीक है, तो ये केस हुआ और ये केस का वो हुआ, उसमें ये फिर अपना ये पिटिशनर को अपने साइन करने हैं थ्रू अपना काउंसिल जो अपना नाम डिटेल लिखेगा, फिर इस बार से यही कॉपी पेस्ट हो गया ऊपर के लाइन से मैं लिस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है कि कब से कब क्या क्या चल रहा है। जैसे मेरा जैसे इसमें हमने मतलब क्या केस में किया था, जैसे कि मैरिज थी फॉर्मलाइज हुई हिंदू राइट्स के अनुसार इतनी तारीख को, ठीक है, इसमें तारा केस की थोड़ी बातें। फिर ये बताया कि भाई जो ये वैड ब्लॉक थी, ये जो भी आउट ऑफ द साइड वैड ब्लॉक जो भी कंज्यूमेटेड थी ये भी लाइफ मतलब मैरिज थी, जो भी ये जो डॉटर है नेमली जो उसकी है लड़की, ठीक है, तो जो भी है ये डॉटर जो भी पैदा हुई वाहू इन केयर ऑफ पिटिशनर, पिटिशनर की केयर में हुई मतलब इसमें अंकित कुमार के। और फिर भाई इतनी भाई इसमें कुछ भाई इतनी तारीख के आसपास कुछ भाई मतलब इनके बीच में विवाद खड़ा हुआ, फिर इन्होंने भाई अपना पिटिशन डाला, फिर ये आए कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में जब ये आए तो इन्होंने मतलब अपना जो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू तलाक मांगा जो कि अलाउड भी हो गया, फिर पिटिशनर ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे दे दी। इस तरीके से अपनी राम कहानी बताइए कि भी कब कब क्या हुआ। कुल मिला के होता है लिस्टेड इवेंट का मतलब होता है कोर्ट को थोड़ा सा केस के जो अभी तक हो चुका केस में सब चीज़ों से अवगत करवाना, ताकि उसको समझ आ सके भी क्यों हमारे पास आए हो आप। एक प्रकार से कोर्ट को हम बताते हैं कि भाई हम आपके पास क्यों आए हैं, हमारा ये कहानी थी, हमारे साथ ये हुआ, मुझे ये डिक्री मिली, मुझे ये जजमेंट मिली, मेरे फेवर में आई या मेरे अगेंस्ट में आई, जो भी है वटेवर, ठीक है। अब मुझे दूसरा बंदा इसको पालन नहीं कर रहा तो ऑनरेबल कोर्ट प्लीज मुझे ये दे दो आप कि मतलब अपना कर दो, आप मेरा न्याय कर दो। तो इस तरीके से ये रहती है। अब इसमें ये कि रिस्पोंडेंट गेव रिप्लाई टू कंटेम्प्ट नोटिस टू ट्रांसफर कस्टडी, ठीक है, बेस्ड ऑन फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कॉर्डेड थी, ठीक है, थ्रू हिज काउंसिल टू द पिटिशनर। तो रिस्पोंडेंट ने गेव रिप्लाई दिया कि रिप्लाई टू कंटेम्प्ट नोटिस का, ठीक है, कि भाई ये जो ट्रांसफ़र कस्टडी है जो भी है ये बेस्ड है फॉल्स है ये जो भी है, ठीक है। तो उसने ये बात कही अपनी, जब पिटिशनर ने भाई जब कंटेंट ऑफ कोर्ट का इशू किया और लीगल डिमांड नोटिस भेजा अपने काउंसिल के थ्रू रिस्पोंडेंट को और कहा कि भाई साइन करे, ठीक है, और कोऑपरेट करे डिवोर्स की फैसिलिटी फॉर्मेलिटी के लिए, तो रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि भाई सब कुछ झूठा था ये, ठीक है। अब इसमें डेट वाई इसमें जो अपना अंकित कुमार है पिटिशनर वो ये कहता है कि भाई विलिंगफुली और डेलिबरेटली डिफॉल्ट ऑफ सेटलमेंट डेट या कॉम्प्रोमाइज किया गया था, है, ठीक है, बाय मतलब रिस्पोंडेंट आफ्टर द भी फर्स्ट मौसम जो हो गया था भाई कमिटेड ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन बिफोर, जो भी अपनी ये कोर्ट में हुआ था 3 तारीख को, ठीक है, जो भी केस का टाइटल था उसमें, ठीक है। तो उसमें जब ये केस हो ही चुका है, ठीक है, ये जो केस हो ही चुका है इतनी भी जो उसका टाइटल था, ठीक है, तो इसमें ये रिस्पोंडेंट है पनिश के काबिल है भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, वो कोर्ट के मानना कर रहा है, जो भी इसको मतलब बोला गया था उसको नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसमें भी वही ऊपर वाली लाइनें हैं और फिर इसमें ये जो क्या है भाई थोड़ा इसको भी जान लेते हैं, ये मतलब लगभग ये लाइन ऊपर वाली सेम है, फिर ये वाली भी ऊपर वाली थोड़ी लाइन सेम है। फिर इसमें टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस अभी दिल्ली हाई कोर्ट जो भी है अपनी लॉर्डशिप कंपेनियन है, मतलब उनको स्थिर संबोधित किया गया है जस्टिस टू द दिल्ली हाई कोर्ट एट न्यू दिल्ली। द हम्बल पिटिशनर, भाई हम्बल पिटिशन है पिटिशनर के अबोव नेम
कि भाई अपनी वो राम कहानी बोलेगा इसमें कि भी देखो जो इतनी तारीख को हम मेरे को मतलब म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू मुझे डाइवोर्स मिला था, और जो डाइवोर्स मिला था, ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, जो डाइवोर्स, एक मिनट मैं आपको ये थोड़ा सा सही करके दे देती हूँ, बार बार मेरे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम। तो आपको भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें ये बोला गया कि भी म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो ये तलाक हुआ था इतनी तारीख को, तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी अटैच कर दी गई है। फिर इसमें ये बोला गया कि जो मतलब कंसेंट जो ऑर्डर था, ठीक है, पिटिशनर नंबर जो हुआ, तो पिटिशनर नंबर 2 था सुसाइड पिटिशन में, सेल ब्रीच द टर्म ऑफ ऑर्डर। जो केस था उसमें जो पिटिशनर नंबर 2 था उसने ब्रीच किया है ऑर्डर एंड डिस्ट्रॉय किया है सेड ऑर्डर की जो स्पिरिट है, मतलब जो भी उसका न्याय है उसको क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। और जो ज्वाइंट सेटलमेंट था उसकी जो डेट थी बहुत पार्टी के बीच में, वो भी ये कर दी गई है। अब इसमें क्या है कि जो रिस्पोंडेंट के द्वारा जो ये मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो भी अपराध किया गया है, भाई सब्सिक्वेंटली इंटरफेयर और टेंट सब्सिक्वेंटली टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस को भी इंटरफेयर करने के लिए मतलब ये किया गया है। और जो ये पिटिशन और ये जो रिस्पोंडेंट है, आज मतलब इतनी तारीख को उन्होंने हिंदू मैरिज के अनुसार शादी की, और वे मतलब जो पिटिशनर थे, रिस्पोंडेंट थे, टिल मतलब दे कंटिन्यू टू बी सो डेट, इतनी तारीख तक अपने साथ रहे, फिर दोनों एक दूसरे के साथ इतनी तारीख तक रहे इस जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब बताया हुआ है, और वे इतनी तारीख तक रहे, जो भी है। तो जो रिस्पोंडेंट था भाई उसके मतलब पेरेंटल हाउस में रहता था, जो पेट मतलब, और जो भी है कि भाई ये जो उसके जो बच्चा पैदा हुआ इतनी तारीख को, वो भी रिस्पोंडेंट की कस्टडी में रहता था। और जो मतलब पिटिशनर रिस्पोंडेंट का था, उनकी जो फैमिली थी, उनके वेलविशर्स थे, उन्होंने मतलब टुक रिकॉन्सिल द डिस्प्यूट एंड बट दे हैव नॉट, मतलब उनको सुलझाने की कोशिश करी, बट लेकिन ये मामला सुलझ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया भी, जो अपने टेम्परीमेंट जो मतलब टेम्परेरी जो अपने जो भी डिफरेंस थे, ओपिनियंस थे, उनको ध्यान में रखते उन्होंने तलाक लेने का डिसीजन किया, ठीक है। तो इस डेट को उन्होंने मतलब अपनी सेटलमेंट डीड बनाई एंड मतलब उन्होंने डिजोल्व करने का निश्चय कर लिया, ठीक है। कंसेंट थ्रू कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, अपनी म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू अपना मतलब वो लिया, इसमें वो लगाया कि भाई म्यूचुअल कंसेंट का वो जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। फिर में बताया कि जो सेटलमेंट डीड थी, कॉम्प्रोमाइज डीड थी, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ द सेम इन वर्नाकुलर एंड वॉलंटरीली विदाउट प्रेशर, भी किसी के प्रेशर के बिना, थ्रेड के बिना, या किसी के मतलब विटनेस के प्रेजेंस में, ये मतलब सारा कुछ ये हुआ है। और जो ये सेटलमेंट डीड है, ये जो भी कॉम्प्राइज में डीड है, ठीक है, उसमें इसने जो पिटिशनर ने इसको 13 लाख रुपये पे किए रिस्पोंडेंट को, और मतलब इन हर मेंटेनेंस एलिमनी या पास्ट जो प्रेजेंट या फ्यूचर के जो भी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको पे कर दिया। अब इसमें क्या है कि भाई पिटिशनर जो रिस्पोंडेंट की जो बच्ची हुई, ठीक है, रिस्पोंडेंट सेल नॉट क्लेम, उसने क्लेम नहीं किया था कस्टडी ऑफ भाव्या की, वो उसने कहा था कि भी फ्यूचर में वो उसके लिए क्लेम नहीं करेगी, एंड वुड हैव विजिटेशन राइट ऑफ 2 days इन अ मंथ, वे रिस्पोंडेंट वुड हैव विजिटेशन राइट, उसका विजिटेशन राइट है 2 दिन का मंथ में, विद प्रायर परमिशन, भी पहले वो परमिशन लेगी ओवर ईमेल या फ्रॉम पिटिशनर पे, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ द माइनर चाइल्ड, बेचारे मैंने चाइल्ड के अवेलेबिलिटी के अनुसार और कन्वीनियंस के पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की कन्वीनियंस के अनुसार, ठीक है। तो जो पिटिशनर है वो बियर करेगी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी अपनी बेटी की, मतलब जो भी पिटिशनर है वही सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेगा, वो करेगा, ठीक है। तो इसमें फिर अभी ये क्या कह रहा कि भाई जो सेटलमेंट डीड था, ये कॉम्प्रोमाइज डीड था जो भी था, रिस्पोंडेंट हैज ऑल राइट टू नो, भाई इसके रिस्पोंडेंट का राइट था कि अपनी बेटी के बारे में जानना, इसकी हेल्थ और सभी इसकी जो भी नीड रिक्वायरमेंट है उसको जाने, टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। सेटलमेंट डीड थे, कॉम्प्रोमाइज डीड थे, रिस्पोंडेंट कैन गिफ्ट और प्रेजेंट टू द, इसने रिस्पोंडेंट भाई जो भी यहाँ अंकित कुमार है इसको गिफ्ट वगैरह दे सकता है एट द टाइम ऑफ हर विजिट। रिस्पोंडेंट, हाँ मतलब रिस्पोंडेंट में इसकी बेटी है, मतलब सॉरी माँ वो है, लड़की है जो अनामिका है,
ठीक है। तो जो रिस्पोंडेंट था और पिटिशनर था फील्ड पिटिशन फॉर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज के भाई जब डिजॉल्व हो गई तो उसकी डिक्री जो जो डिवोर्स का जो डिक्री था उसके म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू जो मतलब ये सारा तलाक वगैरह हो गया, ठीक है भाई, इस कोर्ट में, टीचर जारी के कोर्ट में, ठीक है। तो उसको इसमें अटैच किया गया मतलब उस ऑर्डर को, और जिसमें जो दोनों थे उन्होंने मतलब इसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए, सब कुछ किया, ठीक है। तो राजीनामा होने के इसमें ये लिखा कि जो द कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, जो डिमांड ड्राफ्ट था ये है, और उसने जो ड्रॉन किया था कैनरा बैंक में से किया था, जो उसको दिया था मतलब अपनी पत्नी को दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, वो ये है भाई, इसको भी अटैच कर दिया गया कि भाई दे दिए पैसे, तो उस बैंक स्टेटमेंट दिखाई है। साथ में ये भी दिखाया है कि भाई साथ में ये भी दिखाया है कि भाई जो भी पिटिशनर के फेवर में था एंड वो भी अब गिफ्टेड हाफ शेयर, अपनी जो प्रॉपर्टी का जो हाफ शेयर है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट जो है एजुकेटेड गिफ्ट डीड, भाई इसने जो गिफ्ट डीड थी बिफोर द सब रजिस्ट्रार, जब भी अपने रजिस्ट्रार थे गाजियाबाद का जैसे केस है, तो उस मतलब वो भी क्या इन द फेवर ऑफ पिटिशनर, पिटिशनर के फेवर में गिफ्टेड हर हाफ शेयर, अपनी हाफ शेयर प्रॉपर्टी के इन द फेवर ऑफ द पिटिशनर, ठीक है। तो जो भी थे भाई रिस्पोंडेंट ने जो भी था हैज एजुकेटेड जो गिफ्ट डीड थी, मतलब वो भी मतलब हाफ शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो जो एजुकेशन था रजिस्टर गेट डेट का, जो रिस्पोंडेंट था इन फेवर ऑफ पिटिशनर इन द रिस्पेक्ट ऑफ साइड जो प्रॉपर्टी थी, रिस्पोंडेंट हैज नॉट लेफ्ट भी उसने कोई भी विद एनी क्लेम राइट और टाइटल या कोई भी अबव मेंशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी उसने क्लेम नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। अब जैसे कि इसमें ये बात ये आ रही है कि भाई सभी फॉर्मेलिटी जो भी करने के बाद पिटिशनर द्वारा, और जो कि स्टेट बैंक से इशू हो गया था सब कुछ कि भाई ये जो भी पैसा वगैरह ये जो भी था लोन वगैरह सारा उसने इशू मतलब सारा वो ख़त्म कर दिया था, ठीक है। इसमें ये लिखा गया कि जो रिस्पोंडेंट डीड सेटलमेंट डीड थी भाई, जो भी रिस्पोंडेंट था हैज विड्रॉन, उसने अपनी पिटिशन विड्रॉ कर ली थी, एंड बिफोर द राजरानी अपनी जो भी जो कोर्ट थी इसको उस डेट को अपनी विड्रॉ कर ली थी रिस्पोंडेंट ने, और जो पिटिशनर था हैज विड्रॉन हिज पिटिशनर फॉर डिजॉल्व, अपनी जो भी मैरिज को डिजॉल्व करने के लिए अगेंस्ट जो रिस्पोंडेंट था क्रियल्टी के आधार पे जो उसने केस फाइल किया था, वो भी उसने क्या कर ली थी, विड्रॉ कर ली थी। अब जो ये सेटलमेंट डीड थी ये इतनी तारीख को बनी, इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई, और भाई कुल मिला के बार बार एक थोड़ी बात को भी कहीं ना कहीं रिपीट किया जा रहा है, वो करना पड़ता है थोड़ा कोर्ट को समझाने के लिए। तो जो भी है इसमें फिर ये बताया कि जो पिटिशनर के काउंसिल थे उन्होंने भेजा एक ड्राफ्ट पिटिशन भेजी भाई इस मैरिज को डिजॉल्व किया जाए म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू, और उसने जो भेजा ये मतलब रिस्पोंडेंट को थ्रू व्हाट्सएप भेजा 3 तारीख को, जो पिटिशनर था रिस्पोंडेंट था, ठीक है। तो उसने सेटलमेंट कंप्रोमाइज डीड के थ्रू मतलब ये किया। जो पिटिशनर था बहुत ही बार उसने कांटेक्ट किया रिस्पोंडेंट को टू कम फॉरवर्ड टू साइन एंड वेरीफाई, ठीक है। तो जो भी डेलिबरेटली रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, सेकंड मोशन जब म्यूचुअल अपना आया तो उसने फर्दर विलिंगफुली अपने आप में मना कर दिया टू कोऑपरेट विद पिटिशनर इन कंप्लीट अपने जो भी मतलब डिवोर्स के जो भी फॉर्मेलिटी थी उसको करने से मना कर दिया। तो पिटिशनर और जो रिस्पोंडेंट थे बाउंड हो गए भी अपने भी टर्म एंड कंडीशन को सेटलमेंट डेट को जो मानने के लिए भी उसको एजुकेटेड किया जाए। जो सेटलमेंट डेट से कॉम्प्रोमाइज़ थी इतनी तारीख को जो हुई थी, इसमें जो वो उन्होंने एग्री किया था कोऑपरेट करेंगे भी सभी मतलब अपनी फर्स्ट और सेकंड जो मोशन होगा भी इसका तलाक का तो उसको मानेंगे। लेकिन जो सेटलमेंट डीड हुआ जो पिटिशनर ने जो एग्री किया था वो भाई नॉन अपीयरेंस होने लगा, नो कोऑपरेशन करने लगा ऑफ रिस्पोंडेंट के साथ मतलब कोर्ट में, और रिस्पोंडेंट सेल रिटर्न द रिसीव अमाउंट, रिस्पोंडेंट ने क्या कर दिया सेल रिसीव द अमाउंट जो था पिटिशनर को 2% इंटरेस्ट के साथ पर मंथ पे क्या कर दिया था वापस करना होगा। तो जो उसमें था भाई सेटलमेंट डेट थी जो भी थी आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ फर्स्ट मोशन ऑफ ब्रीच, जो अपना ये जो उसने कंसेंट जो कोर्ट की विलिंगफुली डेलिबरेटली जो अमाउंट था उसको जैसे ऑर्डर को डिक्री को जिसने वो किया, और डिफ़ॉल्ट भी जो भी डिफ़ॉल्टिंग पार्टी वो लाइबल होगी पनिशमेंट जो भी इसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। इसमें जिसने बताया कि जो रिस्पोंडेंट और जो पिटिशनर थे वो भाई जो भी है उसने अपना जो एफिडेविट में दिया है ये जो भी इसने शपथ ली है, ठीक है। तो वो मतलब उन्होंने स्पष्ट दी थी, और ये जो भी है भी मतलब इसमें मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कहानी बताई है कि भाई ये जो सेकंड फर्स्ट मोशन में भी शैल बी रिटर्न टू पिटिशनर विद 2% रिटर्न के पर मंथ वो उसको वो कर देगा, दे देगा पैसा इफ पिटिशनर बैकआउट, यदि पिटिशनर बैकआउट करता तो जो अमाउंट है एट द टाइम ऑफ एंटिसिपेटरी बेल या फर्स्ट मोशन या सेकंड मोशन शैल स्टैंड फॉरफिटेड बाय द रिस्पोंडेंट द्वारा वो फॉरफिटेड कर लिया जाएगा यदि पिटिशनर बैकआउट करता है। तो पिटिशनर कौन था उसमें इसकी पत्नी थी,
ठीक है। तो जो पिटिशनर और जो रिस्पोंडेंट था उन्होंने रिश्वत ली थी साहिल जैन के कोर्ट में, और ये कहा था कि यदि कोई भी इसको मतलब ऑर्डर को नहीं मानेगा तो वो पनिशेबल होगा। और फर्स्ट जो अपनी मोशन थी उसमें 60 इतने पैसे दे दिए गए थे इतनी तारीख को। ठीक है। तो उसमें जिस तरह जो भी दस्तावेज से रिलेटेड जो भी एनेक्सर हैं वो लगा दिए गए हैं। कुल मिला के जब हम आखिरी पेज पे आते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि सारी मैं कहानी बताई हुई अपनी, इसमें जो बता इसमें ये है कि भाई जो भाई ये जो भी मतलब तो भाई इसमें बताया कि भाई जो विलिंगफुली जो ब्रीच हो रहा है भाई जैसे इतनी तारीख को, तो ये भाई रिस्पोंडेंट की जो द्वारा भाई टेंडेंसी शो करता है कि इंटरफेयर करना चाहता है कि जस्टिस में भी, और वो चाहता है कि भाई जो भी सुप्रीमेसी है लॉ की, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, वो इसको अपने कॉन्फिडेंस मिलना चाहता है, और जब चाहता है कि इसको भी न्याय ना मिले। ठीक है। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो भी इस कोर्ट की अवमानना कर रहा है। ठीक है। और इस तरीके से ये मतलब ये भाई इससे पहले कोई केस नहीं फाइल हुआ, तो ये थोड़ी फॉर्मेलिटीज रहती है, इस तरीके से केस फाइल होते हैं। फिर एफिडेविट लगा दिया जाता है, जो भी केस फाइल कर रहा है वो अपना एफिडेविट लगा देता है, डिपोनेंट की जगह पे अपने सिग्नेचर करने होते हैं। फिर अपना ये क्या आता है कि एप्लीकेशन फॉर में लगाइए कि फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम फिलिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनेक्सर, भाई उसके जो एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है। तो उसमें यही है कि भाई जो भी मतलब वो है क्या कहते हैं जो दोनों पार्टी का, तो उसमें ये क्या कि भाई जो पिटिशनर है भाई इसने मतलब कंपनी जो कंटेम्प्ट पिटिशन थी दिस कंटेंट ऑफ द सेम में काइंडली बी रीड टू एज बाई पार्सल किया गया एप्लीकेशन को। ठीक है। तो भी इसमें एप्लीकेंट पिटिशनर में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द नेक्स्ट अटैच विद इन अटैच विद द पिटिशन थ्रू द पिटिशन हेल्प फिल द अटैच कॉपी ऑफ द नेक्स्ट, जो भी इसमें कॉपी लगाई है नेक्स्ट की सभी ट्रू है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी है, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, वही इस बात की सबक लेता है। इस तरीके से ये लगा दी जाती है एप्लीकेशन। फिर एफिडेविट लगाया जाता है कि भाई जो भी ये केस फाइल कर रहा है वो अपनी ये इसमें वो लगाएगा, अपना एफिडेविट लगाएगा। फिर एफिडेविट के बाद क्या होगा कि वो बोलेगा कि भाई हाँ भाई जो भी मैंने लिखा हुआ है ये सब कुछ सच है और मैं इस बात की शपथ लेता हूँ। और जो भी इसमें 482 की जो भी सीआरपीसी की जो भी एग्जाम्पशन मतलब जो सर्टिफाइड कॉपी जो एनेक्सर की है उसकी एग्जाम्पशन के लिए जो मैंने लगाया ये सब कुछ भाई मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार लिखा गया है, वर्नाकुलर में है, मेरे को समझ आ गया, मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से रहता है। फिर सर्टिफाइड ऑफ नॉन फेलिंग लिखनी होती है। ठीक है। कि भी पिटिशन बनानी होती है, इसमें दोनों पार्टी के जैसे कि आप देख रहे हो नाम लिखने होते हैं। फिर दिस इज सर्टिफाइड, इसमें पिटिशन कहता है कि जो भी अबव केसेज है भाई इससे पहले कोई सिमिलर केसेज नहीं फाइल हुआ, कंटेम्प्ट पिटिशन है किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह, और मुझे भाई तो इस तरीके से भाई इस बात को शपथ लेता है। फिर पिटिशन अपना सिग्नेचर करेगा और जब वकील अपने साइन वगैरह कर देता है अपना नाम वगैरह लिख के। तो इस तरीके से ये ड्राफ्टेड होती है कि फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपकी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में तो मेनली ऑनलाइन केस फाइलिंग होते हैं, फिर उसकी हार्ड कॉपी बाद में भेज दी जाती है। यदि कुछ भी कोई गलती मतलब आपको यदि हमसे दिल्ली हाई कोर्ट का कोई केस फाइल करवाना तो आप हमसे करवा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो मेनली हाई कोर्ट में सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं या जो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में हर केस ऑनलाइन फाइलिंग होता है, बाद में उसकी जो हार्ड कॉपी है भेज दी जाती है कोर्ट में। ठीक है। वो मतलब पहले तो मेनली ऑनलाइन फाइलिंग ही होता है। तो इस तरीके से आपका जो भी केस आपको फाइलिंग करवाना है तो आपको वो हो जाएगा और फिर आपको उसको केस को खुद भी लड़ सकते हो। तो इसमें आपकी मतलब जो मेनली जो केस लड़ा जाता है जो भी सब कुछ रहता है ये ऑनलाइन रहता है। और यदि आपको दिल्ली हाई कोर्ट का कोई केस फाइल करवाना हो या मतलब रिलेटेड कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमसे संपर्क करते हैं। किसी भी कोर्ट का केस फाइल करवाने के लिए आप हमें संपर्क करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए।